Hi friends. Now let's see regarding para, dia and ferromagnetic substance. ये चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो तीन नाम है, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाम आपने सुने हुए हैं, इनको केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो तुम बोलोगे वो केमिस्ट्री वाला है। नहीं, हाँ है तो बेसिकली वही, पर इट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ फिजिक्स एंड ये ज़्यादा प्रॉपर एंगल है। केमिस्ट्री में पता नहीं क्या है, पर यहाँ तो इट इज समथिंग डिफरेंट। वैसे हम बोलेंगे ये तीनों को तो क्या बोलेंगे, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। नहीं, ये थ्री टाइप ऑफ मैग्नेट्स नहीं है। इट इज नॉट थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। इट्स नॉट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का टाइप्स नहीं है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर। नेचर में अवेलेबल सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसे मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दो तो कैसा बिहेव करेगा, उसके बेस पर से उसको 1, 2 या 3 पैरा, डाया, फेरो में क्लासिफाई करते हैं। यानी ऑल सब्सटेंस, ईच सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स कैन बी इन वन ऑफ दिस क्लास, पैरा, डाया और फेरो। क्या लगा? तो इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन सम मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड में उनके बिहेवियर के बेस पर से तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अब आप बोलोगे कैसा, तो उसके लिए बात करते हैं। चलो, सपोज देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तुम बोलोगे ये क्या चीज है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है। क्राउडेड लाइन से इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई लेफ्ट साइड। नहीं, रुको, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्राउडेड लाइंस, सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस साइड, ऑन द राइट साइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड लेफ्ट साइड पे स्कैटर्ड लाइंस है, इसलिए इट्स अ केस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये केस कैसा हो गया, बेसिकली देखें तो दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक सब्सटेंस को सस्पेंड करते हैं फ्रीली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट से सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड किया, तो ये सब्सटेंस कैसा बिहेव करता है, उसके बेस पर से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर ये सब्सटेंस इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड when suspended freely, if it tends to move towards strong magnetic field, अगर इसका बिहेवियर ऐसा है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा हो, तो इट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड अगर इसका बिहेवियर डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड यानी वीक की तरफ जा रहा हो, तो इट्स अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बराबर है? अगर ये वीक की तरफ जा रहा हो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा हो तो पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक का क्या, अगर वो स्ट्रांगली गोज टुवर्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ स्ट्रांगली जा रहा हो, तो उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, यानी पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बोथ टुवर्ड मूव टुवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर इट इज डिस्प्लेसिंग टुवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो फाइन, पैरामैग्नेटिक। पर अगर स्ट्रांगली डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो फेरोमैग्नेटिक हो गया। एंड इफ इट गोज टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड देन दैट्स डायमैग्नेटिक। ओके, दिस हाउ वी क्लासिफाई। कोई भी सब्सटेंस ले लो, सस्पेंड कर दो मैग्नेटिक फील्ड में, किस तरफ जाता है उसके ऊपर से वी क्लासिफाई इनटू थ्री पार्ट्स, पैरा, डाया एंड फेरो। बराबर है? अब ये तीनों अराइज क्यों होते हैं, तो वी नो दैट मैग्नेटिज्म ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। एंड इलेक्ट्रॉन्स के दो टाइप के मोशन है, ऑर्बिटल मोशन एंड दूसरा स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन दो टू टाइप मोशन, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन है कनेक्टेड है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आगे हमने देखा था वो, एंड स्पिन के साथ कनेक्टेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यानी स्पिन मोशन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस एंड दैट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, दो टाइप से हो सकता है ना। पैरा एंड डाया आर बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन, पैरा एंड डाया आर ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड फेरोमैग्नेटिक इज ड्यू टू स्पिन मोशन। चलो तीनों को कंपेयर भी कर लेते हैं यहाँ पे, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरा इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन के कारण, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, दिस इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। पैरा एंड डाया बोथ आर ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फेरो is due to spin motion of electron.
Okay, further para, it moves towards strong magnetic field, moves towards strong magnetic field, जबकि डाया मूव टूवर्ड्स weak magnetic field, and this strongly moves towards strong magnetic field. Strong की तरफ strongly जाए that is ferromagnetic, and strong की तरफ जाए तो para, weak की तरफ जाए तो dia, and strongly moves towards strong magnetic field, that's ferromagnetic. Ferromagnetic को बोल सकते हैं ferociously moving towards magnetic. Ferocious मतलब एकदम खूंखार तरीका, strongly moving towards strong magnetic field. ओके, अब तीनों के बारे में और कंपैरिजन देखें तो यहां से जो इस तरफ जाता है टुवर्ड्स स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, उनके लिए कायम पॉजिटिव आता है. हियर कायम इज पॉजिटिव, हियर कायम विल बी, ये उल्टा जाता है तो कायम विल बी नेगेटिव. एज इफ इट्स अ नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, यहाँ पे 0 है तो इस तरफ जाए वो नेगेटिव, इस तरफ जाए वो पॉजिटिव. तो फिर फेरो के लिए भी कायम विल बी पॉजिटिव हाई वैल्यू, एंड ये पॉजिटिव लो वैल्यू, चलेगा. तो कायम की बात हो गई. इवन वी कैन से अबाउट रिलेटिव कम्युनिटी व्हिच इज गिवन एज 1 प्लस कायम, यानी इधर लिखेंगे कायम इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, हियर कायम इज लेस देन 0 नेगेटिव, बराबर है. अब कायम पॉजिटिव है, यहाँ रख दो, प्लस करो तो म्यू आर भी ग्रेटर देन 1, म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है पैरा में, इसमें भी 1 से ज्यादा होती है, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1. जबकि यहाँ पे यहाँ नेगेटिव है, माइनस का तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी. डायमैग्नेटिक में म्यू आर इज लेस देन 1, रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन होता है, पैरा एंड फेरो में रिलेटिव परमिबिलिटी मोर देन 1 होता है, बराबर है. तो कायम पॉजिटिव मतलब पैरा एंड फेरो, एंड कायम नेगेटिव मतलब डायमैग्नेटिक. अब नाउ विल बी टेकिंग दीज 3 स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स. चलो नेक्स्ट लेट्स ऑन गो स्टडी अबाउट पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक इंडिविजुअली. अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करनी है, डायमैग्नेटिक की बात करनी है. दोनों में कॉमन क्या है, बोथ अराइज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ऑर्बिटल मोशन का कनेक्टेड बात करें तो सपोज ये सब्सटेंस है, इसके अंदर डिफरेंट मैनी एटम्स आर देयर, ईच एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट प्लेन्स. तो हर एक को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होगा, ये हमने आगे बात की थी. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आर रैंडमली ओरिएंटेड like this. तो ये रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट के कारण क्या होगा, रिजल्टेंट 0 आता है स्पिन मोशन में, सॉरी ऑर्बिटल मोशन में. तो एक तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, if we project the substance into a magnetic field, सपोज ये सब्सटेंस हमारे पास जो रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, डायपोल मोमेंट थे इलेक्ट्रॉन के. अब इसको वी सब्जेक्ट टू सम मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड यूं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं चल रही है लेफ्ट टू राइट, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको सब्जेक्ट कर दिया, या बी बार बोल देते हैं, बराबर है. अगर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ऐसी है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ऐसी है कि यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डायपोल्स आर ओरिएंटेड इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये ओरिएंट हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल हैपन. अब कोई भी डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का यूं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, डायपोल मोमेंट यूं मिला, तो ये साइड n होगा, ये साइड s होगा उस ऑर्बिटल उस मिनी करंट लूप का. तो n साइड सबका ये बाजू, s दूसरी तरफ. अगर मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कुछ ऐसा है सब्सटेंस का कि सारे डायपोल्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट हो जाए, तो इफेक्टिवली फॉर द सब्सटेंस दिस विल बिकम अ नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिकम अ साउथ पोल. इफेक्टिवली इस सब्सटेंस के लिए नॉर्थ पोल हुआ, ये सब्सटेंस ये एंड साउथ पोल हुआ. तो अब सिचुएशन क्या होगा यहाँ पे कि नॉर्थ से आने वाली लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अंदर से यूं पास हो रही है. ये बाहर से जाने वाली लाइन क्या देखेगी, नॉर्थ से आ रहे हैं तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो दिस लाइन विल नाउ बी लाइक दिस, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी पासिंग थ्रू द सब्सटेंस नाउ. ओके, यानी बाहर से जाने वाली लाइंस को भी इच्छा होगी कि चलो अंदर होके चले, क्योंकि नॉर्थ से साउथ एंड देन यहाँ से बाहर. बराबर, दिस व्हाट हैपनिंग.
ये सब्सटेंस ऐसा है, द सब्सटेंस सच कि इसके अंदर द डायपोल्स आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड सो जो बाहर से पास हो, ये पास में से वो भी फील्ड लाइंस अंदर से होके जाएगी। ओके, यही सब्सटेंस को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, यहाँ पे प्लेसिंग द सब्सटेंस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब्सटेंस को यहाँ रख दिया। ये सब्सटेंस कैसा है, जिसका डायपोल सेम डायरेक्शन आता है, ये एंड नॉर्थ बनता है, ये एंड साउथ बन रहा है। पर अब यहाँ पे जो नॉर्थ एंड ये साउथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ, दिस नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ, तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दिस साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ, तो यहाँ पे एक और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। पर दोनों फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो ग्रेटर फोर्स, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड लेस फोर्स। तो ऑन द राइट साइड विल बी ग्रेटर फोर्स ऑन दिस नॉर्थ एंड ग्रेटर फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड पे लेस फोर्स लगेगा, तो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, तो वी कैन सी दैट रिजल्टेंट मोशन ऑफ द सब्सटेंस विल बी टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर फील्ड। स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करे तो पैरामैग्नेटिक, बराबर है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, ये दीज आर सच सब्सटेंस इन व्हिच द डायपोल मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स get oriented along the direction of magnetic field in presence of some external magnetic field. In presence of external magnetic field, these are oriented along the direction of magnetic field, and thus we find that a resultant force is created towards the stronger field, and so this substance are paramagnetic. तो पैरामैग्नेटिक में बिहेवियर क्या है सब्सटेंस का, कि सब्सटेंस के डायपोल जो इंडिविजुअल डायपोल्स हैं दे गेट ओरिएंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर अगर मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस को रख दिया, पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस रखें तो उनके डायपोल गेट ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। होते हैं कुछ ऐसे भी जिनके डायपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो उनका नॉर्थ पोल यहाँ जनरेट होगा एंड साउथ पोल यहाँ जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब नॉर्थ से आई हुई लाइंस नॉर्थ देखेगी यहाँ पे तो अंदर जाना पसंद नहीं करेगी, ये तो ऊपर से साइड से जा रही है तो भी रास्ता काट के निकल जाएगी, क्यों, रिपेलिंग। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। सो वी फाइंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव अवे फ्रॉम द सब्सटेंस रादर देन गोइंग इनटू द सब्सटेंस, बराबर है। तो यहाँ पे सिचुएशन को ऐसा देखने को मिलेगा। ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें बिहेवियर उनका कैसा है कि देयर डायपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सब्सटेंस को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो इनको, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हुआ, यहाँ साउथ जनरेट हुआ, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। नॉर्थ विल बी रिपेल्ड बाय नॉर्थ, तो यहाँ रिपल्सन फोर्स लगेगा। साउथ विल बी रिपेल्ड बाय साउथ, यहाँ लगेगा यूं। अब ये साइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ वीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन दिस साइड एंड वीक फोर्स ऑन दिस साइड, तो रिजल्टेंट क्या होगा, द टेंडेंसी विल बी मूविंग टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक को अगर कंपेयर करें तो दोनों में फर्क क्या है। When placed in some external magnetic field, if the dipole moments of the individual electrons are oriented along the magnetic field, then that's a paramagnetic substance. If oriented in direction opposite to magnetic field, that's a diamagnetic substance. Clear? तो दोनों में फर्क उतना ही है, ये सीधे सीधे चलते हैं along the field, ये field के अगेंस्ट में जाते हैं, तो ultimately they move towards weak magnetic field and these are diamagnetic substance. Clear? इनमें से आउटसाइड की फील्ड लाइंस विल आल्सो पास टू द सब्सटेंस, बाहर से जाने वाली फील्ड लाइन के अंदर पास होगी, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग टू द सब्सटेंस इंक्रीजेस इन पैरामैग्नेटिक, जबकि इसके अंदर जो अंदर जा रही है वो भी बाहर से पास हो जाएगी, वो भी बाईपास करके निकल जाएगी। सिंपल सा इनका अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो क्लास में ट्यूशन में बैठे हुए बच्चे, बराबर है, सर पढ़ा रहे हैं, अगर सारे बच्चे सर की बात को फॉलो करते हैं, सारे बच्चे सर की बात को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, मूवमेंट टुवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्कोर उनका स्ट्रॉन्ग जाएगा। पर अगर कोई बंदा एक ऐसा भी हो, सर तो बोले अभी अपने वो क्या है, सर बोले ये प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस थोड़ी, ये करने के बाद गांडे है क्या, वो मारेंगे चले हो जाएगा। सर से उल्टे चले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उल्टे चले तो रिजल्ट क्या होता है उनका, दे मूव टुवर्ड्स वीक स्कोर एंड फिर बोलते हैं यार सर ने बराबर पढ़ाया नहीं, तो तुमने फॉलो किया। तो इफ यू फॉलो द मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्ली यू बिकम स्ट्रॉन्गर, गो मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड, एंड अगर यू आर फॉलोइंग ऑपोजिट यू मूव ऑपोजिट। इससे होते हैं ना, क्लास में बैठा हुआ टीचर भले कोई भी हो उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें, उसको कोशिश करें उसके साथ रहने की, तो आप स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे। पर अगर आप नहीं दिमाग में ऑपोजिट लेके बैठे कि भले मैं इसके साथ बैठा हूं पर मुझे ये मैं ये नहीं फॉलो करूंगा, तो ऑब्वियसली यू लीड टुवर्ड्स अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड।
सीधा सा कंपेरिजन है। इसलिए हम लोग इसको डाया मैग्नेटिक बोलते हैं, डॉट डाया। गुजराती में होता है डॉट डाया, मतलब ऊंधा ही चलने वाला, उल्टा चलने वाला, तो उसकी हालत उल्टी होती है, वैसे केस हो गया। हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर हम लोग पैरामैग्नेटिक में देखते हैं। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म जो मिल रहा है वो किस पे, वो मैग्नेटाइजेशन क्यों होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे। द मैग्नेटाइजेशन इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द मैग्नेटाइजेशन इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। सर्किट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना बच्चों का कल्याण ज्यादा होता है, मोर द बी मोर इज एम। दूसरा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इनवर्सली, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना मैग्नेटाइजेशन कम। अब टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर हाई है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन भी रैंडमनेस बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन का चांसेस कम हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए मैग्नेटाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसीलिए याद करो, समर में जब तुम क्लासरूम अटेंड करते हो तो बहुत गर्मी लग रही होती है, तो गर्मी में तुम यूं करोगे ध्यान नहीं रहेगा, पसीना आएगा ध्यान नहीं रहेगा। पर अगर एसी लगा दिया हो तो क्लास में टेम्परेचर डाउन रखा हो तो सबका ध्यान रहता है। इसीलिए अब ज़्यादातर पढ़ाने में हर जगह पे, स्कूलों में भी अब तो शुरू हो गया है, क्लास में एसी लगा दो, टेम्परेचर डाउन करो, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्यों? लोअर द टेम्परेचर मोर द मैग्नेटाइजेशन, मोर द टेम्परेचर लेस द मैग्नेटाइजेशन। इन दोनों को कंबाइन करो तो एम प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी हो जाता है, एम प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी। प्रोपोर्शनल डेटा कांस्टेंट रखा होता है, एम इज इक्वल टू we put C B by T, where C is called Curie's constant, इसको बोलते हैं Curie's constant, and this relation या इसको यूं लिख लो, ये relation is Curie's law governs this paramagnetism, clear? more the magnetization more the B। अच्छा, दूसरा हमारे पास B का फॉर्मूला भी है टाइम के टर्म में, तो we have B is equal to mu 0 into H, B इक्वल टू म्यू 0 इंटू एच, बराबर है। अब ये यहां रख देवे तो क्या होगा, M इज इक्वल टू C इंटू म्यू 0 इंटू एच अपॉन टी। नाउ H को लेफ्ट साइड पे ले लो तो M बाई एच इज इक्वल टू C म्यू 0 अपॉन टी, एंड M बाई एच फॉर्म द काइम, तो ये हो गया काइम मैग्नेटिक सब्सिट्यूटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हो गया ना, काइम हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रिलेशन अवेलेबल हो गया। The magnetic susceptibility depends inversely on the temperature. So with the change in temperature, magnetic susceptibility of the substance can change. ये हो गया regarding paramagnetic substance and the diamagnetic substance. Next we go on for ferromagnetic substance, which depends on the spin motion of electron. So lastly we take the ferromagnetic substance. Now ferromagnetic substance यानी क्या है? This is the property of the substance due to spin motion of electron. Spin motion के साथ connected है spin magnetic moment. तो हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेस। ना इसमें सिचुएशन कैसे है, सपोज ये सब्सटेंस है, इसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम डायरेक्शन। तो सपोज एक छोटा सा रीजन बनता है जिसके अंदर सबके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये डायरेक्शन में है, फिर एक दूसरा रीजन बनता है जिसके अंदर सबके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये डायरेक्शन में है, एक छोटा सा इलाका बनता है जिसमें ये डायरेक्शन में है, ये छोटा सा बन गया इसमें यूं है, यानी कि डिफरेंट स्मॉल सेक्शंस आर देयर इन विच स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आर ओरिएंटेड डिफरेंट डायरेक्शंस। ये एक स्मॉल रीजन को बोलते हैं डोमेन। तो हियर डोमेन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। किसी एक डोमेन की बात करें तो सपोज यूं है, ये शेप है डोमेन का, इसके अंदर सारे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। इस डोमेन के लिए वी डिफाइन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एज दिस वे, ओके। ये हर एक डोमेन की बात, ऐसे सारे डिफरेंट डोमेन्स बताएं, तो वी फाइंड दैट एवरी डोमेन्स विल हैव ओरिएंटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, रैंडमली ओरिएंटेड, सो रिजल्टेंट विल बी 0। तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ड्यू टू स्पिन मोशन इज समवट लाइक दिस। डोमेन स्ट्रक्चर देखते हैं वहां पे, एंड हर एक डोमेन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, उस डोमेन में आए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ऐसे ऑल डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, बराबर है। अब what we do is इस सब्सटेंस को we apply an external magnetic field। कैसे? Let's put it inside some current carrying solenoid। ये मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, करंट कैरिंग solenoid के अंदर रख दिया इसको, तो करंट कैरिंग solenoid के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में आएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ये डोमेन्स will come along the magnetic field one by one।
ऐसा नहीं कि सारे डोमेन्स एक साथ आते हैं, जैसे जैसे डोमेन्स को फील होता जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेटर, तो धीरे धीरे उनके डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे, यानी स्लोली स्लोली द मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप इनसाइड द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर जो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप होना शुरू होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस करंट पासिंग टू द सॉलिनॉइड। अब करंट के साथ भी डिफाइन H, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, व्हिच इज गिवन एज H इज इक्वल टू Ni, नंबर ऑफ ट्रांसफर लेंथ इनटू करंट। तो मोर द करंट मोर इज H, एंड ये H के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड को चलो B से नोट कर देते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड मटेरियल। अब स्टेप बाय स्टेप सब आने लगेंगे। तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली बताएं B और H का रिलेशन, तो ग्राफिकली रिलेशन ग्राफ ऑफ B वर्सेस H बना रहे हैं। यहाँ H ले लिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इनर में H क्या बता रहा है? H shows the current, H इक्वल है N कांस्टेंट है तो I को रिप्रेजेंट करता है H। Now initially when there was no current, current was zero, तब no magnetic field generated, यहाँ B ले रहे हैं, no magnetic field generated inside the substance। Now as you go on increasing the current, in current बढ़ाते जाओगे H की वैल्यू बढ़ेगी, तो as you go on increasing the magnetic intensity H, B will increase, and increase होते 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 किसी एक वैल्यू तक पहुंचेगा, let's say point A। अब ये पॉइंट A कैसा है? इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों? ये वो सिचुएशन है कि सारे डायपोल मोमेंट्स सेम डायरेक्शन आ गए, सारे डोमेन्स के डायपोल मोमेंट्स कम इन द सेम डायरेक्शन, उससे सारे आ गए, ऑल, मतलब उससे आगे तो और जाना नहीं है, यानी और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। दिस ए इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ए इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया? इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में आ गए। सैचुरेशन सिचुएशन वो है जिसमें सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में आ गए। अब फिर क्या करते हैं? फिर करंट डिक्रीज करना शुरू करते हैं। करंट बढ़ाया, सैचुरेशन मिल गया, करंट डिक्रीज करना शुरू करते हैं। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ग्राफ शुड बी कमिंग अलोंग द सेम पाथ, बट नहीं, इट कम्स दिस वे। बराबर है? सैचुरेशन हुआ, बाद में ग्राफ यूं आता है, रिटर्न हो रहा है यूं। अब यूं रिटर्न हो रहा है मतलब क्या हुआ कि व्हेन करंट इज मेड जीरो अगेन, rather than magnetic field becoming zero, it gets some value, let's say B। यानी कि रिटर्न जर्नी में when you start decreasing the current, पहले करंट बढ़ाया आपने तो जीरो से बढ़ते हुए A तक आया, सैचुरेशन हो गया। फिर करंट आपने डिक्रीज करना शुरू किया, करंट को डिक्रीज करना शुरू किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, यहाँ डायपोल मोमेंट्स टेंडम ऑर्डर में जाने लगेंगे। But does not trace the same path, it comes to some other point B। When current is made zero, point B मिला मतलब some magnetic field is still retained, यानी कि इनिशियली इट वाज जीरो मैग्नेटिक फील्ड, बट करंट पास करके सैचुरेशन लाने के बाद जब रिड्यूस करके करंट को जीरो किया तो वापस जीरो नहीं आ रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कम जीरो अगेन, मतलब सम मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल रिटेन्ड बाय द सब्सटेंस इवन दो करंट इज मेड जीरो। पहले जीरो था करंट, तब नो मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। पर अब बढ़ा के मैक्सिमम करने के बाद वापस जीरो किया तो स्टिल सम डायपोल मोमेंट्स इन द सेम डायरेक्शन जनरेटिंग सम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस रिटेन्स सम मैग्नेटिक फील्ड, इट रिटेन्स सम मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए पॉइंट बी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। एंड ये क्या चीज है? जब H इज जीरो तब जो B का वैल्यू है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। द वैल्यू ऑफ B इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड रिटेन इन द सब्सटेंस व्हेन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज मेड जीरो, that magnetic field is called retentivity। retentivity shows the retaining nature, कितना retain किया उसने even though current is made zero। पर साइंटिस्ट सोचते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड को तो जीरो होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हुआ जीरो करंट पे तो कहाँ होगा? तो उन्होंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, इस करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो जो थोड़े बहुत रह गए थे डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन, वो भी अब रैंडमली ओरिएंटेड करना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एंड अल्टीमेटली जीरो हो जाता है किसी एक पॉइंट पे, दैट्स कॉल्ड C। एंड C पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, अब ये H की वो नेगेटिव वैल्यू है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, दैट वैल्यू ऑफ H फॉर मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो इज कॉल्ड कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। सो B इक्वल टू जीरो पे जिस वैल्यू ऑफ H पे होता है उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी at which magnetic field comes out to be zero becomes zero again, that's called coercivity। मतलब ये कोएर्सिविटी है क्या चीज?
कोएर्सिविटी का डायरेक्ट मीनिंग ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो उसका सिमिलर वर्ड है कोएर्जन। कोएर्जन का मीनिंग अगर डिक्शनरी में देखोगे तो क्या बोलेगा, इट शोज दैट मेकिंग द थिंग रैंडम। कोएर्जन मतलब मेकिंग द थिंग रैंडम, यानी तोड़फोड़ कर देना। तोड़फोड़ करना मतलब सारा तहस नहस कर देना। मतलब क्या हुआ, ये वो मैग्नेटिक जो वो करंट है जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाते हैं कोएर्जन का मीनिंग क्या है। क्लासरूम चल रहा है, 40-50 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं सिंसियरली, सर सिंसियरली पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बराबर है। अब पूरी क्लास का ध्यान टीचर के पढ़ाने में लगा हुआ है, टीचर टीचिंग वेरी सिंसियरली एंड एकदम परफेक्शन के साथ पूरी क्लास फॉलो कर रही है। पर कुछ बच्चे को इतनी शांति पसंद नहीं होती क्लास में, बराबर है। वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ वो चुन्नू थोड़ा तूफानी है, तो उसने क्या किया, छींक, उसने छींक दिया, या फिर चलो नहीं चली, उसको छींक आई जोरदार। अब सिचुएशन क्या होगा क्लास में, वी वेरी वेल नो दैट व्हाट हैपेंस। सर पढ़ा रहे हैं सिंसियरली, पूरी क्लास शांति से पढ़ रही है एंड ये बंदा छींका लास्ट बेंच पे। वो छींकेगा तो उसके आसपास बैठे हुए 4-5 बंदे हंसना शुरू हो देंगे, उसके आगे की बेंच वाले भी हंसना शुरू कर देंगे, चालू हो गया ये तो इसका, वो हंसना शुरू करेंगे। पीछे की बेंच में ये धमाल देखते हुए आगे के बच्चे पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्यों हुआ। थोड़ी देर में तो पूरी क्लास रैंडमली ओरिएंटेड, टीचर का पूरा क्रिएट किया हुआ माहौल गया। दैट इज कॉल्ड कोहर्शन। कोई भी रीजन बिना द एंटायर सिस्टम इज डिस्टर्ब, दैट्स कॉल्ड कोहर्शन। एंड ये वही चीज है कि करंट को नेगेटिव कर दिया, क्यों, ये सारे रिजल्टेंट रैंडम हो जाए, सारे रैंडम ओरिएंटेड हो जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई। ओके, अब नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बनाई है तो और बढ़ाते जाते हैं, वी गेट अ सैचुरेशन द नेगेटिव साइड डी पॉइंट पे, एंड फिर करंट रिड्यूस करना शुरू हो गया तो फिर रिटेंटिविटी लेट्स से ई पॉइंट, एंड फिर कोएर्सिविटी इट्स एफ पॉइंट एंड कमिंग बैक टू ए, ये देखने को मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ लूप इज क्रिएटेड व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ बी वर्सेस एच। इट डज नॉट गो बाय द सेम पाथ एंड रिटर्न बाय द सेम पाथ, इट डज नॉट रिटर्न बाय द सेम पाथ, बराबर है, इट रिटर्न्स बाय सम अदर पाथ। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम नहीं लाऊंगे, भी पढ़ा हुआ है। ग्राफ एक पाथ से जाए एंड दूसरे पाथ से वापस आए, एक पाथ से जाए ना दूसरे पाथ से वापस आए, याद होगा, इसको हम लोग हिस्टेरेसिस बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। ओके, ये हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी में, इलास्टोमर की प्रॉपर्टी हिस्टेरेसिस की, जिसको हम लोग इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते थे। यहाँ मैग्नेटिज्म में इसको बोलेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। दिस ग्राफ इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। एंड ये मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के बेस पर से वी कैन डिफाइन टू टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के बेस पर से वी कैन डिफाइन टू टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसा, देखो, if hysteresis सच पतला और लंबा हो, तो इसको मैं प्रॉपर फिगर बनाता हूँ। If the situation is like this, the hysteresis thick and short, ऐसा thick hysteresis है, मतलब रिटेंटिविटी वैल्यू हाई हो गई, इस केस में रिटेंटिविटी थिक है, थिक हिस्टेरेसिस, तो इस केस में रिटेंटिविटी हाई मतलब वो अपना मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो दैट फॉर्म्स हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया जिसकी रिटेंटिविटी हाई है। रिटेंटिविटी हाई है मतलब इट कैन रिटेन मैग्नेटिक फील्ड टू अ लॉन्गर टाइम, तो that type of substance called hard ferromagnetic substance. Permanent magnets are hard ferromagnetic substance. परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं मैग्नेटिज्म को, तो रिटेंटिविटी हाई हो गई। फर्दर अगर ग्राफ हिस्टेरेसिस का शुक्ल लकड़ी एकदम पतला है, ऐसा नेचर ग्राफ हिस्टेरेसिस पतला है, तो ऐसे केस में रिटेंटिविटी लो, थिन हिस्टेरेसिस, तो रिटेंटिविटी लो, रिटेंटिविटी अगर लो है तो सब सब्सटेंस कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बराबर है। एंड ये कैसे होंगे, इनकी रिटेंटिविटी लो है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है तब तक तो सैचुरेशन देगा, ये सैचुरेशन तो दोनों में मिलेगा, पर ये रिटेन नहीं कर सकता ज्यादा, ये रिटेन करेगा फॉर लॉन्गर टाइम। व्हेन यू रिमूव द करंट मैग्नेटिज्म इज रिटेन, इसमें डज नॉट रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम। ये लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर सकता है, तो परमानेंटली मैग्नेट बन सकता है, पर ये शॉर्ट टाइम तक है, जैसे ही करंट गया मैग्नेटिज्म खत्म,
जैसे करंट का मैग्नेटिज्म खत्म, यानी ये सिचुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ती है वो सारे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जहाँ लॉन्ग टर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यानी कि दैट इज परमानेंट मैग्नेट्स, तो सारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्लियर अबाउट दिस। अब इनका यूज देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वी नो इलेक्ट्रिक डोरबेल में सिस्टम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपने 9th या 10th में पढ़ा हुआ उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह अगर ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दो तो हैमर चिपका, फिर बाद में खुलेगा ही नहीं, तो घंटी बजेगी नहीं, परमानेंट मैग्नेट रिटर्न्स। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो करंट आया तो क्यों खींचाया, बार बार करंट बंद, मैग्नेट फील्ड 0, तो वापस छूट जाएगा हैमर, चल रिटेन नहीं करेगा इसके लिए। फिर क्रेन में, शिपयार्ड में, टू लोड द बिग कंटेनर्स इन द शिप, क्रेन्स आर यूज्ड। अब वहाँ रोप नहीं यूज करते क्योंकि क्रेन बहुत है, वो कंटेनर बहुत हैवी होता है, तो वहाँ पे भी यूज मैग्नेट सिस्टम, क्रेन्स, मैग्नेटिक क्रेन्स। तो यूँ क्रेन गया, कंटेनर पे लगाया, स्विच ऑन कर दिया तो ये मैग्नेट बन गया, कंटेनर चिपक गया, उठा के लाए शिप पे रख दिया, स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिज्म ऑफ, कंटेनर छूट गया, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज किया। अगर मान लो हार्ड यूज किया होता तो यहाँ से वो चिपका था, उठा था, फिर यूँ करके छोड़ता, स्विच ऑफ कर दिया, और दैट इट इज मैग्नेटिज्म, कंटेनर छूटे ही नहीं है, हिलाओ छूटेगा ही नहीं। क्लियर। सो उस केस में वी यूज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जहाँ पे ऑफ एंड ऑन करना है मैग्नेटिज्म को तो वी यूज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आपको लॉन्ग टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर, ये हो गया। नाउ इन फेरोमैग्नेटिज्म देयर इज वन मोर थिंग, ए रिलेशन देखते हैं। तो हमने देखा था Im इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू सी बाई टी, ये फॉर्मूला था पैरामैग्नेटिक के लिए। फेरोमैग्नेटिक के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको हम लोग एक ही कांस्टेंट लिए, म्यू 0 इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, C1 बोल दिया इसको, कांस्टेंट है ये, एंड यहाँ पे T माइनस TC आएगा इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर्मूला विल बी Im इज इक्वल टू C1 अपॉन T माइनस TC। ये C1 इज अ कांस्टेंट, ये TC क्या है, इसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, तो ये वो टेम्परेचर है अगर T बिगर देन TC, अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ऐसे केस में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इफ टेम्परेचर बिकम्स ग्रेटर देन TC, यानी TC इज दैट मिनिमम टेम्परेचर बियॉन्ड विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी उसका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर TC से नीचे तक बराबर है, पर TC से बड़ा तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर अबाउट दिस। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्यूरी टेम्परेचर का। तो दिस रिगार्डिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड that completes the chapter number 5 theory portion.